नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ध्यान होगा तो ओवरऑल बात करेंगे तो ये 18वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट आपका रुक्मणी के और बचेंगे। तथा एक मैसेज आपको साथ में ये भी शेयर करना था कि जो बिहार करंट एडिटोरिया का पुस्तक मैंने आपसे बोला था वो आप लोगों को देखें। उसका सारा का जो कंटेंट है मैंने तैयार कर लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी तैयार हो चुके हैं। तो उसका बस मुझे रिकॉर्ड करना है, तो उसको रिकॉर्ड करके कल तक आप लोगों को मिल जाएगा। उस वीडियो की यही खास बात रहेगी। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको एक होता है ना कि एग्जाम के टाइम में कैसे चीज़ों को क्या पढ़ना है, क्या अलग करना है, तो उसमें विशेष उसी का ध्यान दिया गया। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात की गई है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जीएस के क्वेश्चन को करेंगे। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी डिटेल में हम बात करेंगे पॉइंट, वो सभी एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स होंगे। तो आपको बस एक ही काम करना है, उसे ध्यान से सुनना है और आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। ये कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर वो आपका गांधी जी थे। अब गांधी जी के बारे में देखिए, जो पत्र पत्रिकाओं की बात है तब ध्यान दीजिएगा। एक इनकी हिंद स्वराज है, ध्यान से सुनिएगा। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये 2 पूछे गए। तथा यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, यानी आपने क्या याद रखना है? एक हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन और नवजीवन। साथ ही 2 और याद रखिएगा, हरिजन नवजीवन। ये जो 6 पत्रिकाएं इनकी कई बार पूछी जाती है। हरिजन तो ये क्वेश्चन में भी है। तो एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और नवजीवन, ये सभी महात्मा गांधी जी की पूछी जाती हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी जी के बारे में और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आज एक काम करते हैं, महात्मा गांधी को बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। इनसे जितने भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, पत्रिकाओं के बारे में बात हो ही चुकी है। अब देखिए, इनसे क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? अगर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, वो अफ्रीका में किया था। 1906 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका। लेकिन भारत में अगर बात करेगा कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, तो वो 1917 का जो आपका चंपारण का जो आंदोलन था, उसमें उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। तथा अगर क्वेश्चन बनता है कि पहला गांधी जी का किसान आंदोलन कौन सा था, तो वो भी आपका ये 1917 वाला चंपारण वाला ही विद्रोह, ये आंदोलन था इनका, सत्याग्रह वाला। इसके साथ ही आप पूछिए, गांधी जी से पूछेगा पहला जन आंदोलन, तो ध्यान से देखिएगा। पहला आपसे क्या पूछ लिया? सत्याग्रह 1917 चंपारण। लेकिन पहला जब जन आंदोलन पूछेगा तो वो आपका असहयोग आंदोलन 1920 वाला याद रखेंगे। ये इनका पहला जन आंदोलन था और सत्याग्रह वाला चंपारण था। तथा इसी के साथ पूछ लेगा कि पहला भूख, यानी गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कौन से आंदोलन की थी, तो उन्होंने ये अहमदाबाद वाले में भूख हड़ताल की थी। तो बस ध्यान देना, सत्याग्रह 1917 याद रखिए, तथा जन आंदोलन पहला असहयोग आंदोलन था, तथा भूख वाला इन्होंने अहमदाबाद में किया था। इतनी पॉइंट्स आप ध्यान देंगे। इसी के साथ ही चलिए इससे कुछ पॉइंट्स और आप अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी के बारे में देखिए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए। तो 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस पूछता है। हर बार हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछ ही देता है। जैसे इस बार का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस पूछेगा कहाँ हुआ, तो वो आपका इंदौर में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। इन्हीं से संबंधित याद रखिएगा, 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो इनसे राजकुमार शुक्ल जी मिले थे। इन्हें चंपारण के किसानों की दशा बताई, तभी जाके 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह और पहला किसान आंदोलन चंपारण वाला किया था। इसके बाद आप चलेंगे तो 1917 आपको पता होगा, 1917 बीच में आता है, ये चंपारण वाला हो ही गया। 1919 में आइए, 1919 में क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसे जो है रोलेक्ट एक्ट को, जिसे कि बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा गया था, जिसे काला कानून भी कहा गया था। अब आइए बात करते हैं गांधी जी संबंधित 1920 भी आप ध्यान रखिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के बाद अगर आप चलेंगे तो 1924 याद रखिएगा, जब गांधी जी ने पहली बार जो है कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब गांधी जी संबंधित अब आप आ जाइएगा 1930 में। 1930 में क्या हुआ था कि इन्होंने जो है पहला नमक आंदोलन चलाया था, जो कि आपका 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को चला। तथा 6 अप्रैल को जब वो नमक आंदोलन जो तोड़े, तो वहीं से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये 1930 याद रखिए। अब 1931 में देखिएगा क्या हुआ था, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कुल 31 मांगे, कुल 11 मांगे, ग से गांधी, ग से 11 मांगे इन्होंने जो है इरविन से मांगी थी। कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं पूरी हुई। तो जो इसी के संबंध में फिर वो 1931 में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, जो कि आपका कहा जाता है कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तो 1931 वाले में गांधी जी ने भी भाग लिया था। अब इसके बाद गांधी जी की बात अगर आप आगे चलेंगे तो याद रखिएगा 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता किए थे, गांधी जी नहीं चाहते थे, फिर इन्होंने त्यागपत्र दिया, राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने। फिर 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आता है। फिर आप लास्ट में आप ध्यान देंगे 1942 का। 1942 से क्या क्या पूछा जाता है कि गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो का नारा दिया था 1942 में।
अब पूछता है कि करो या मरो का नारा किसका था जो गांधी जी ने दिया, तो वो यूसुफ मेहर अली का नारा था, लेकिन दिया था गांधी जी ने। अब इसी में ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में डाल दिया गया था। तो इतनी बातें आप ध्यान देंगे। ये सभी जो है गांधी जी से संबंधित जो बातें थी वो पूछा जाता है। साथ ही आप 2 अक्टूबर 1869 जन्म याद रखिए, 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु याद रखिए। एक चीज़ हम लोग भूल गए तो उसको भी आप देख लीजिएगा, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल पुणे में हुआ था। ये सभी गांधी जी से संबंधित बातें थी और ये फाइनल बातें थी जो गांधी जी से संबंधित पूछी जाती थी। ऐसे कहाँ फाइनल हो गया? एक चीज़ तो हम लोग भूल ही रहे हैं। पहला क्या कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए, जब राष्ट्रपिता की बात होगी तो गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, लेकिन जब उन्हें महात्मा किसने कहा था तो महात्मा उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अभी पूछ लेगा अगर गांधी जी को कि बापू किसने कहा था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गांधी जी को बापू किसने कहा था। ये आपसे मेरा प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिएगा। तथा ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने अपना गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगर आपसे पूछ ले कि वो दार्शनिक गुरु कौन थे गांधी जी के, तो गांधी जी के जो दार्शनिक गुरु थे वो आपके टॉलस्टॉय थे। दार्शनिक गुरु टॉलस्टॉय थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसी के साथ पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था? वो आपका विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अभी तक गांधी जी संबंधित सारे एग्जाम में खाली इतने ही पॉइंट्स पूछे गए हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। इन्हें आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। बाकी आप रिवीजन करना चाहते हैं एक बार पीछे करके फिर से सारी बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर। यह है कि बंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ये आपका 7 अगस्त 1905 को हुआ था। अब देखिए घोषणा की बात करें तो 20 जुलाई या 19 जुलाई का डेट याद रखेंगे कि करजन के समय जो है इसकी घोषणा होती है कि बंगाल में विभाजन होगा। इसी के साथ उसने क्या किया, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन को जो है लागू भी कर दिया था। तो इसी समय इसी दिन को जो है 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस या फिर रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 20 जुलाई और 16 अक्टूबर के बीच में ही आपका शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन, यानी इसके विरोध में, जो कि आपका 7 अगस्त 1905 में शुरू हुआ था। तो ये बात आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़िए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ये आपका बी.डी. सावरकर ने किया था। आपने लाल कुर्ती दल आपको याद होगा, लाल कुर्ती से संबंधित एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो पहले लाल कुर्ती दल आपका किसका है, तो वो आपका लाल कुर्ती दल है। लाल कुर्ती जो दल था खुदाई खिदमतगार का नाम आप सुनते हैं, वो लाल कुर्ती दल से संबंधित था। लेकिन एक आपसे पूछता है मित्र मेला, जो ये जो मित्र मेला था इसी का नाम चेंज होकर आपका अभिनव भारत हो गया था। जिसके मित्र मेला पूछे अभिनव भारत पूछे, आप बी.डी. सावरकर का नाम याद रखें। तथा लाल कुर्ती दल जो है वो खुदाई खिदमतगार संबंधित है, जिन्हें क्या कहा जाता है आप कमेंट में बताइए। लेकिन कमेंट्स में आप कितनी बार बताएंगे आप ध्यान दीजिएगा। सीमांत गांधी, लाल कुर्ती दल जो है सीमांत गांधी, जिन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, उन्होंने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो आपका 13 अप्रैल 1919, ये डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी समय जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि, जिसे सर की उपाधि कहते हैं, वापस कर दिया था। गांधी जी ने क्या किया था? केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए 45 देखिए, इसे ऑप्शन हाँ कोई नहीं, आप 45 नंबर देखिए। कह रहा तिलक एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक मिला दिया गया था। आपको पता, देखिए आपने होम रूल लीग सुना होगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आगे अभी देखिए। ये होम रूल को जब अलग करिएगा तो होम माने होता है घर और रूल माने होता है शासन। माने अपने घर में हमारा खुद का शासन होगा, यानी घर का नेता घर का मुखिया ही होगा, ये इसका मतलब हुआ। तो ये जो होम रूल लीग है ये 1916 में तो शुरू हुआ था तिलक और एनी बेसेंट द्वारा, लेकिन इसे कह रहा है कि एक में कब मिला दिया गया था। ये दोनों का जो एक में मिलाया गया था वो 1918 का आप याद रखेंगे, 1918 में एक में मिला दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर देखिए। करा कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? आपने सुना होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 2 बराबर भागों में भारत को बांटती है, जो कि आपके देखिएगा ये 23 डिग्री 30 मिनट, यही 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि आपके कर्क रेखा कही जाती है। ये भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपने एक ट्रिक सुना होगा, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार से ये 8 राज्य आपको मिल जाएंगे जहाँ से ये गुजरता है कर्क रेखा। 47 देखिए, खंभात की खाड़ी कहाँ है? ये जो खंभात की खाड़ी है ये आपका गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी आपसे पूछे ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर कि इनमें सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे अधिक वर्षा वो आपको मासीराम पूछता है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, जहाँ पे वहाँ की जनजाति पाई जाती है, मासीराम मेघालय गारो खासी जयंतिया। लेकिन अगर पूछे कि इनमें सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से पूछा है तो ये पंजाब आप लगाएंगे, पंजाब में सबसे कम वर्षा होता है। चलिए 49 नंबर देखिए। करा भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये जो पहला जीव आरक्षण क्षेत्र था वो आपका नीलगिरी। ऐसा कहा जाता है पूर्वी और पश्चिमी बिंदु का जो अलग करता है वो आप नीलगिरी करता है। नीलगिरी को आप ध्यान देंगे, ये क्या करता है? जीव आरक्षण क्षेत्र
भारत में पहला जीव आरक्षण क्षेत्र जो है वो आपका नीलगिरी में है। तो रणथंभौर सरिस्का आपको पता होगा ये राजस्थान में स्थित है। अब बात करें नीलगिरी के बारे में तो आपसे पूछता है ना पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग कौन करता है, ये नीलगिरी है। तथा आपसे ये भी पूछता है कि नीलगिरी की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है, तो आप दोदा बेट्टा कई बार आपसे मैंने चर्चा किया, कई बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी तो आप अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है उसको याद रखेंगे। दक्षिण भारत की सर्वोच्च अनाईमुड़ी अन्नामलाई, लेकिन नीलगिरी की सर्वोच्च दोदा बेटा, लेकिन दक्षिण भारत की ये दूसरी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देखिएगा, कह रहा किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है स्पर्श करती है। तो देखिए किस देश से भारत की सबसे लंबी कहा है ना, तो चारों ऑप्शन नहीं पूरे मिला के पूछ रहा है। तो आपको पता होगा बांग्लादेश के साथ जो है सबसे, आप एक ट्रिक भी मैंने आपसे बताया था बचपन और MBA, अर्थात इन्हीं देशों जो है भारत की जो है सीमा लगती है। अब देखिए बस जो बांग्लादेश हो जाता है सबसे ज़्यादा लगता है। बांग्लादेश के बाद आप चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, यानी सबसे कम आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा 4096, ऐसे इसको याद कर लेंगे। चलिए 51 नंबर देखिए, करा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये डेट है आपका 26 नवंबर। 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा। तथा साथ ही 26 नवंबर आपको डेट याद होगा तो संविधान दिवस के कब मनाते हैं हम लोग, तो 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। तथा 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। आपसे आईफा पूछ रहा है। आईफा देखिए एक दादा साहब फाल्के है और एक आईफा। तो आईफा में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो आपका ऋतिक रोशन जी ने जीता था, ऋतिक रोशन। अगर बात करें बेस्ट फिल्म की तो आप याद रखिएगा दृश्यम 2 बेस्ट फिल्म थी। तथा बेस्ट डायरेक्टर आप R माधवन थे जिन्होंने रॉकेटरी फिल्म बनाई थी, ये बेस्ट डायरेक्टर थे। इसी के साथ अगर पूछ ले कि बेस्ट एक्ट्रेस जो है गंगूबाई काठियावाड़ी यानी आलिया भट्ट को दिया गया था, और बेस्ट एक्टर विक्रम बेधा के लिए ऋतिक रोशन को दिया गया था। तो इतनी बात आप ध्यान देंगे, बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, डायरेक्टर आपके R माधवन, और फिल्म पूछे आपसे तो दृश्यम 2, इतनी बात ध्यान देंगे। चलिए 53 नंबर देखिए, करा भारतीय रेलवे ने, ये रेलवे की बात कर रहा है, हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है। तो ये रेलवे की बात कर रहा है, ये भारत की नहीं बात कर रहा है, भारतीय रेलवे की बात कर रहा है। तो उसने 2030 तक का जो है लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए जी देखिए, दादा साहब आ गया। दादा साहब देखिए, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे मिला। तो ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे, दादा साहब और आईफा में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको ऐसे देखिएगा, जो दादा साहब फाल्के में देखिए मैं आपको बताऊं द कश्मीर फाइल्स, इसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, जिसमें देखिए 2 फिल्म, एक बेस्ट फिल्म पूछता है तो कश्मीर फाइल्स आप याद रखेंगे। याद कैसे करेंगे, देखिए जो अनुपम खेर थे, अनुपम खेर ने उसमें मुख्य रोल निभाए थे। तथा अनुपम खेर एकदम बूढ़े एक दादा का किरदार निभाए थे, दादा मतलब दादाजी। तो दादा से उससे आप याद रखेंगे कि कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के में बेस्ट फिल्म मिला है। आप इसको ध्यान देंगे। अगर आप पूछे बेस्ट फिल्म कौन सी थी, आपके कश्मीर फाइल्स हो गई। अगर आपसे इसी में अगर पूछ ले कि फिल्म ऑफ द ईयर, 2 पूछा जाए, देखिए बेस्ट फिल्म में कश्मीर फाइल्स और फिल्म ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछे तब आप याद रखेंगे RRR, RRR को जो है बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर। इसी के गान नाटू नाटू को ऑस्कर भी मिला है। अब बात करें कि दादा साहब में बेस्ट एक्टर कौन था, तो वो आपके रणबीर कपूर थे ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्टर आपके आलिया भट्ट थी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, एक्ट्रेस आलिया भट्ट, दोनों पति पत्नी को दादा साहब फाल्के ने जो है एक्टर एक्ट्रेस का दे दिया। तथा अनुपम खेर दादा साहब द कश्मीर फाइल उनकी फिल्म हो गई, और ये बेस्ट फिल्म थी। तथा फिल्म ऑफ द ईयर आपसे मैंने क्या कहा, RRR को दिया गया। चलिए 55 नंबर देखिएगा, करा संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाज शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो ध्यान देखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, ये हिंद शहर, इसका नाम उन्होंने हिंद शहर रख दिया है। ये क्या थे, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के उपराष्ट्रपति थे राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाज शहर का नाम बदल के हिंद शहर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर, ये कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है। ये आपका खुला है गोवा में। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। देखिए जो गणतंत्र दिवस की इस बार की थी वो 74वीं वर्षगांठ थी। इसी के साथ पूछा जाएगा इसमें गेस्ट कौन थे, तो वो आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ था। आइए संविधान जो है लागू भी उसी दिन हुआ। अगला देखिए कि क्वाड के सदस्य देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की।
ये देखिए विदेश मंत्रियों की बैठक पूछ रहा है, आपकी क्वाड की बैठक नहीं पूछ रहा है, ये विदेश मंत्रियों की बैठक क्वाड में कह रहा है। तो ये आपकी भारत ने इसकी मेज़बानी विजय जयशंकर जी ने के नेतृत्व में इन्होंने किया था। इसको आप ध्यान देंगे, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। चलिए अगला है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे एक से अधिक थे, इसलिए एक से अधिक थे। इसमें कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावस्की, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना की। इसी के साथ अगर आपसे एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ये अलग है और एक आपका होम रूल पूछता है। होम रूल में आपने देखा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए 60 नंबर देखिए, नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हुआ। ये आपका जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। आप हिटलर का नाम जानते होंगे, जिसकी वजह से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो इतनी बात इसमें ध्यान देंगे। और नाजीवाद का मतलब ये होता है ना, वो लोग सोचते हैं कि हमारा राज्य सर्वोच्च है, मतलब अपने राज्य को सर्वोच्च मान लेते हैं, दुनिया में सबसे सर्वोच्च राज्य उन्हीं का है, उन्हीं को जो है नाजीवाद कहा जाता है। चलिए 61 देखिए कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। ये एक आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो इसको आप ध्यान देंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये आद्य ऐतिहासिक है। अगर पूछे कि उसमें तांबा वगैरह में जो पूछता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता याद रखिएगा। ये जो सिंधु सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी इसी सभ्यता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 62 देखिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो ये आपके अकबर कह लीजिए और जहांगीर, ये दोनों के समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अब बात करें तुलसीदास के बारे में, इनकी जो बहुत सारी रचनाएं जी, लेकिन दो इनमें जो मुख्य है वो पूछी जाए, एक रामचरितमानस और एक विनय पत्रिका। रामचरितमानस और विनय पत्रिका, इन दोनों को आप बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तथा एक क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो ये थे आपके तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। नरहरिदास तुलसीदास जी के गुरु थे। अब देखिए नरहरिदास का आप दास उठा लीजिएगा, तुलसीदास का दास उठा लीजिएगा, दोनों को दास मिला दीजिएगा तो आपको याद रहेगा। आप रामानंद में कंफ्यूज मत होइएगा। रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। ऐसे में विवेकानंद जी के गुरु की बात करेंगे तो वो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण और रामानंद कबीर के गुरु और तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। चलिए आइए, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। हिटलर आपसे बताइए जर्मनी का था, इसी चक्कर में द्वितीय विश्व युद्ध करा। इसका प्रचार मंत्री कौन था, तो वो गोबेल्स था। हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो गोबेल्स था। चलिए 64 देखिए, कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, तथा इसकी जो पहली बैठक थी वो आपका बॉम्बे में हुई थी। ये ऑल इंडिया ट्रेड, अब बात करें कांग्रेस की, तो आपको पता होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये वो ह्यूम ने की थी। गोकुलदास करके कोई संस्कृत विश्वविद्यालय था, वहाँ पे हुआ था। इसके जो 85 वाले पहला पूछता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 पूछे दादा भाई नौरोजी, 87 पूछे तो आपका पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, और आपसे 88 पूछे तो इलाहाबाद में पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले। इतनी बात आप ध्यान देंगे, ये पूछा जाता है। चलिए 65 नंबर देखिए, कह रहा निम्न के घटनाओं का सही क्रम क्या है। आपसे पूछता है कि सही क्रम क्या है इन घटनाओं का, तो देखिएगा कम्युनल अवार्ड, जिन्ना के 14 सूत्र, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अगर आप थोड़ा सा, अगर इसमें से मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ गया, अब आप इसको कैसे क्रैक करेंगे। तो आप अगर मान लीजिए 2-3 का आपको पता है और बाकी नहीं पता है, तो आप क्या कीजिएगा, जो आपको पता है पहले उस देखिए। जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये कब आई थी, आपको पता है साइमन 27 में बना, 28 में आया था साइमन कमीशन। अब भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। तो यानी 3 और 4 में ये तो कंफर्म हो गया कि पहले जो है साइमन आएगा, बाद में भारत छोड़ो। यानी 4 के बाद 3 देखिए कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी ये दोनों तो आप ऐसे क्रैक करिए। अब देखिए बाकी अगर आपको याद हो कि जो जिन्ना ने 14 सूत्री मांग की थी, मोहम्मद अली जिन्ना, वो आपका 1929 में की थी, 1929 में। 1928 में साइमन कमीशन। लेकिन अगर पूछे साइमन कमीशन रिपोर्ट आपसे पूछ रहा है, देखिए इसमें अंतर है। अगर आपसे कहे साइमन कमीशन कब बना, 1927 में बना, भारत कब आया, वो 1928 में आया। लेकिन जब रिपोर्ट की बात करें, उसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, तो वो आपका 27 मई 1930, 27 मई 1930। यानी आप अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिए, देखिए 29 में क्या हुआ, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग की, 30 में साइमन कमीशन ने जो है रिपोर्ट अपना प्रस्तुत की, और भारत छोड़ो आंदोलन 42 में। अब 3 तो कंफर्म हो गया, यानी 29 के बाद 30, 30 के बाद 42, अर्थात कहे 2 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद 3। तो देखिए 2 के बाद 4 के बाद 3 यहाँ पे है, ये तो ऑप्शन ही गलत है, 2 2 बार हो गया है। तो देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 3। अब बचा एक आपका कम्युनल अवार्ड। अगर आप कम्युनल अवार्ड अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, मतलब इसमें चारों अगर आपको याद रहेगा तभी आप जो है इसको कर पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 3 नंबर। इसलिए कि ये देखिए जिन्ना 1929 में किए,
फिर साइमन कमीशन आपका 30 में आया। उसके बाद इसी के बीच में आपका कम्युनल अवार्ड होता है, क्योंकि 1930 से 42 के बीच में बहुत अंतर है, तो ये जो आपका भारत छोड़ो था यह सबसे लास्ट था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि जो कम्युनल अवार्ड था वो आपका 1932 में आया था। कब आया था, 1932 में। तो आप फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। आप ध्यान लीजिए, कम्युनल अवार्ड आपका 32 में, जिन्ना वाला 29 में, साइमन कमीशन वाला 30 में, भारत छोड़ो 42 में। अब आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, कह रहा कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। जो कनिष्क था कुषाण, इसने स्थापना कुषाण वंश की 78 ईस्वी में जो है ये हुआ। और साथ ही आपसे पूछता है कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ। तो जो शक संवत था वो कुषाण वंश द्वारा कनिष्क द्वारा ही प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। अब शक संवत के पास आपसे विक्रम संवत भी पूछता है। विक्रम संवत आप 320 ईस्वी में याद रखेंगे। शक संवत, विक्रम संवत, शक संवत, विक्रम, विक्रम 320, शक वाला 78। एक आपसे 57 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो आप कमेंट बॉक्स कर में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जो है आप जरूर बताइएगा कि 57 ईस्वी में कौन सा ये शुरू हुआ था समय। चलिए 67 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जो लेटराइट मिट्टी आपकी पाई जाती है वो आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में पाई जाती है। देखिए ये पांचों राज्य जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर से सुनिए, केरल, कर्नाटक, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, आपका तमिलनाडु हुआ। चलिए 68 नंबर देखिए, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कापर की खदान जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेतड़ी में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में आपका अभ्रक पाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान देंगे। 69 देखिए, कह रहा ज्वारी वन को अन्य किस नाम, जो ज्वारी वन होता है उसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। चलिए ये देखिए, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी को अगर जोग आप जानते हो, एक तालाब वगैरह में जोग लगता है, जो गाय भैंस कभी कभी इंसानों को भी पकड़ लेता है। तो जब भी आपको जोग पकड़े तो लोग क्या करते हैं, नाटक करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो नाटक कर रहा है पानी में, लेकिन उसको वाकई में जोग पकड़ा रहता है। तो जोग से आप नाटक से कर्नाटक याद रखेंगे। जोग जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में। तथा पूछता है कि ये जोग जलप्रपात किस नदी पर है। चाहे नाटक करे यानी आपको लगता है वो शरारत कर रहा है, तो शरारत से आप शरावती नदी याद रखेंगे। यानी जोग जलप्रपात शरावती नदी पे, कर्नाटक में। तीनों चीज़ को आप ऐसे मिला के याद कर लीजिएगा। चलिए 71 नंबर देखिए, कह प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। ये जो मिट्टियाँ मिलती हैं प्रायद्वीपीय भारत में, वो जलोढ़ मिट्टी सबसे आपसे पूछता भी है कि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। तो आप खादर याद रखिएगा, क के बाद ख शुरू होता है, तो ये खादर नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है। अब जब सबसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछेगा तो आप बांगर याद रखेंगे। सबसे उपजाऊ मिट्टी वो भी आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। तथा साथ ही काली मिट्टी याद रखिएगा, इसे रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है। अब बात करें लैटराइट मिट्टी, तो उसमें काजू की खेती होती है, ये भी आप ध्यान देंगे। चलिए 72 नंबर देखिए, कह रहा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष, आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसी के तहत जो है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। तो ये इनमें से किसी में नहीं है, आपका ई इसका आंसर, क्योंकि वो 42वां संविधान संशोधन था। चलिए 73 नंबर देखिएगा, करा भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की गई थी। देखिए भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की। एक जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, एक भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और एक आपका अशांति हुआ। तो यही 3 बार जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की थी। अब बात करें इनमें से, आप देखिएगा अगर आपसे सन पूछे कि कौन कौन सा सन था, तो याद रखिएगा, आपको ये याद होगा भारत चीन का युद्ध कब हुआ, वो आपका 1962 में हुआ। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, 71 में हुआ। आंतरिक अशांति इसके 4 साल बाद 75 में। जब 2 युद्ध हो जाएंगे, पैसे कमी, तो आंतरिक अशांति आ गई। अब देखिए करा कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, तो देखिए ये 1962 आप याद रखेंगे। 1962 में पहली बार राष्ट्रीय जो है आपातकाल आई। अब 71 में दूसरी, 75 में तीसरी, अभी तक 3 बार लगा। पूछे राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद पूछता है तो 352 याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन वाला पूछता है तो 356 याद रखेंगे। एक आपसे वित्तीय आपात पूछता है तो 360 याद रखेंगे। 360 वित्तीय, 356 राष्ट्रपति, 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर देखिएगा जी, 74 आप ध्यान देंगे। चलिए 74 नंबर देखिएगा, करा संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं आपसे पूछ रहा था। अगर आपको ध्यान होगा तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था ये पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी राजकाज की भाषाएं, कुल 6 भाषाएं हैं जो राजकाज की होती हैं, जिसमें आपके अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अरबी। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश, मतलब ये जो ऑप्शन ये है, ये सभी भाषाएं जो है ये राजकाज की भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, कह रहा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार,
तो ये मौलिक अधिकार मूल संविधान में हिस्सा थे, चौथे द्वारा जुड़े गए, संसद द्वारा जुड़े गए, क्या आपसे पूछ रहा था। ध्यान दीजिए, ये मूल संविधान में ऑलरेडी से मौलिक अधिकार थे जो आपके अमेरिका से लिए गए थे। अब कौन कहाँ से लिया गया उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपसे समवर्ती सूची संयुक्त बैठक आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिए गए, मौलिक कर्तव्य अगर आप कर्तव्य अधिकार में अंतर है, कर्तव्य आपका रूस से लिए गए थे। इतना आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर देखिएगा, ये है कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान की राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है। ये संसद का काम है, संसद ही यही सब काम करती है। जम्मू कश्मीर वाला आप याद कर लीजिएगा 370। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। तो राष्ट्रीय आय का जो आपसे अंग पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ब्याज, निगमित लाभ या अंतरण भुगतान। तो ये राष्ट्रीय आय में क्या नहीं जोड़ा जाता। ये जो अंतरण भुगतान का मतलब आप समझ रहे हैं, ये वो भुगतान है जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन हुआ, बेरोजगारी भत्ता हुआ, ये ऐसे सभी है जो कि आंतरिक ये इसमें जो है नहीं शामिल होते, राष्ट्रीय आय में ये नहीं शामिल होते। इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ये मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। तथा हेगड़े बात करें तो आपके एक एपिको आंदोलन हुआ था कर्नाटक में। एपिको आंदोलन में आप हेगड़े का नाम याद रखेंगे, और एक आपसे पूछता है कि चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा वाला, वो जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है ये आपका होता है विनिमयन का माध्यम। मतलब मुद्रा इसीलिए होता है ना लेन देन के लिए, विनिमय माने लेन देन, लेन देन के लिए मुद्रा का हम लोग उपयोग करते हैं। अब आइए 80 नंबर ध्यान दीजिए, करा मुद्रा स्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मुद्रा के आपूर्ति में कमी। अब देखिए मुद्रा स्फीति ये जानिए जैसे क्या होता है। मुद्रा स्फीति मतलब मुद्रा की वैल्यू घट जाए। जैसे आपने कोई डांस उनसे देखा होगा, मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा कभी देखे होंगे, तो उसमें अगर कोई डांस कर रहा है तो उस पर लोग जो है कि पैसा ऐसे लुटाते जैसे पैसे की कोई कीमत ही नहीं है। यानी उसका डांस इंपॉर्टेंट हो जाता है और पैसे की कीमत जो है वो बहुत लो हो जाती है। यानी जब जैसे टमाटर देख लीजिए, आजकल टमाटर का भाव इतना बढ़ गया कि पैसा उसके सामने कुछ नहीं है। तो ये मुद्रा टमाटर के लिए ये मुद्रा स्फीति है, यानी मूल्य ज़्यादा है और वस्तु जो है कम है। ये आपका मुद्रा स्फीति हो गई। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन में तो ये आपको हो जाएगा उसका मुद्रा आपूर्ति में कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत आपसे पूछ रहा है, वो आपका तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर देखिए, करा पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले कौन से वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष मान। देखिए 2 दशक यानी 20 साल का पूछ रहा है। 20 साल में 2007 में सबसे भयंकर जो है बाढ़ जो है आपका आया था बिहार में। ये 20 साल में 2007 याद रखेंगे। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करा 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ। तो ये आपको पता हो किसी ऑप्शन नहीं है, भीमराव अम्बेडकर के बीच। यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और इनके बीच हुआ था, तथा उसमें राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय आदि के द्वारा जो है सहयोग किया गया था, जिसके द्वारा इनमें जो है हुआ था। ये हुआ क्यों था आपको बता दें, इतनी बार ये क्वेश्चन है तो ये भी ध्यान दीजिएगा। दलित वर्ग को जो है पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने जो है यरवदा जेल में ही आमरण अनशन कर दिया था। तब जाके ये जो आपका ये क्या कहते हैं पृथक निर्वाचक मंडल था, ये आपका फिर रद्द हुआ और वो जो है समझौता हुआ। तो ये आप याद रखेंगे 1932 का पूना पैक्ट। चलिए 84 नंबर देखिए, करा कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ये जो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका वारंगल स्थित है। आपका वारंगल तेलंगाना में पड़ता है, तो ये यहाँ स्थित है। तथा चंदौली में चंद्रप्रभा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये भी आप ध्यान देंगे। 85 नंबर देखिए, भूगोल का जनक। भूगोल का जो जनक थे वो आपके इरेटोस्थनीज थे, ये भूगोल के जनक कहे जाते हैं। 86 नंबर देखिए, कह रहे बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ। ये गया में जो है 1922 में हुआ था। चित्तरंजन दास जो थे चित्तरंजन दास जिन्होंने स्वराज पार्टी गठन की थी मोतीलाल नेहरू से मिलके, ये चित्तरंजन दास ही क्या थे यहाँ पे, ये गया में जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। ये बिहार में स्थान पर था। यहाँ पे अधिवेशनों में आपको मैंने कहा था कुछ तो आपको जरूर याद कर लेना, जैसे 85 वाला व्योमेश चंद्र बनर्जी, 86 वाला दादा भाई नौरोजी, 87 वाला पहले मुस्लिम तैयब जी, 88 वाला आपको याद रखना है कि जॉर्ज यूले पहले इंग्लैंड वाले। अब उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा 1907 वाला जो आपका राज बिहारी बोस में नरम दल गरम दल अलग हुआ। इसी के साथ आप 1916 याद रखेंगे जो लखनऊ समझौता नरम दल गरम दल एक हुआ और गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले। इसके बाद 1917 पहली महिला एनी बेसेंट जिन्होंने अध्यक्षता की। 17 के बाद आप आएंगे 1920 वाला याद रखिएगा जब असहयोग आंदोलन पास हुआ था, विजय राघवाचार्य करके इसमें अध्यक्षता किए। इसके बाद 1924 याद रखिएगा गांधी जी ने अध्यक्षता की। 1925 में सरोजनी नायडू जी ने अध्यक्षता की। 1929 वाला जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की।
1929 के बाद आप डायरेक्ट आ जाइए 38 में पूछा जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में, 39 में भी यही किए, फिर राजेंद्र प्रसाद बाद में बने। 1940 से 45 में आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद रखेंगे, जो सबसे कम उम्र के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले थे। उसके बाद स्वतंत्रता के समय आपसे पूछता था राजगोपालचारी। इतने सारे नामों को आप याद रखें। कांग्रेस की स्थापना पूछे 28 दिसंबर 1985 को हुआ था, आपके कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ये सारी बातें आप इसमें ध्यान देंगे। चलिए 87 नंबर अब देखिए। 87 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? होम रूल लीग आपको मैंने बताया था कि अपना घर में अपना शासन हो। ये मौलाना जो मजहरुल हक थे, ये आपके बिहार में जो है होम रूल की स्थापना किए थे। इसी के साथ ध्यान देंगे। तो बाकी जो मैंने आपसे कहा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक 1916 में उन्होंने किया था। आइए 88 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपका 2.86 है। अब बात बिहार की हुई, भारत के क्षेत्रफल में देखिए 2.86%। अब बिहार क्षेत्रफल के अनुसार अगर आपसे पूछता है तो आपका 12वां याद रखिएगा, 12वें नंबर पे क्षेत्रफल के अनुसार है। जनसंख्या के अनुसार जो है बिहार तीसरे नंबर पे है। अब बात करें बिहार का, आपको पता होगा हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च 1912 को बना, तो 22 मार्च को ये दिवस भी मनाते हैं। 1936 में ध्यान रखिएगा उड़ीसा अलग हुआ। सन 15 नवंबर 2000 को इससे झारखंड अलग हुआ। और बिहार खुद जो है 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से जो है अलग हुआ था। अब बात करें बिहार में जो है सब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो आप पश्चिमी चंपारण याद रखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम आप शिवहर याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? आपका शिवहर में है। तथा पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? तो आपका बिहार में 1106 है। इतनी बात आप ध्यान देंगे। चलिए 89 नंबर देखिएगा, कह रहा कि प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय, ये मणिपुर से संबंधित 4 बहनें हैं झावेरी की, जो कि मणिपुर जी से संबंधित है। आई एम नो मसीहा, ये आपका सोनू सूद की आत्मकथा है, आई एम नो मसीहा। अब आत्मकथा में जो पूछी जाती है कुछ आत्मकथा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर हुआ। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे आपको याद होगा, ये सचिन तेंदुलकर का था प्लेइंग इट माई वे। तथा अब्दुल कलाम जी आए हैं, अब्दुल कलाम जी का भी आपको याद होगा, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर थी। मिसाइल मैन भी हम लोग जानते हैं। अब बात करें सचिन तेंदुलकर की, हम लोग बात कर ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं देखिए, सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है? तो ये एक्वाजेरिया, एक्वाजेरिया जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, इसमें जो है सोना घुलनशील है। अब बात करें ये एक्वाजेरिया अम्लराज की, तो उसमें आपको पता होगा क्या क्या होता है। तो उसमें आपका एक होता है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 जिसे कहते हैं। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक दोनों का मिश्रण होता है, एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। इसमें सोना जो है घुलनशील हो जाता है। अब बात करें सोना, तो सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय जो है और सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। ये बात आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़िए। 92 नंबर देखिए, कह रहा कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल है। चलिए नेक्स्ट है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ये आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए 94 नंबर देखिएगा जी, कह रहा गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका संवेग, संवेग से तो संबंधित है, आपको पता है गति का दूसरा नियम। संवेग के साथ ही आप याद रखिएगा आवेग, आवेग और संवेग और बल के व्यंजक। देखिए बल का जो व्यंजक है ये तीनों जो है गति का दूसरा। पूछा जाता है कि बल का परिभाषा कौन में है? तो ये गति के पहले नियम में बल की परिभाषा है। गति का जो फार्मूला आप कह लीजिए वो दूसरे नियम है। तथा पहला नियम जड़त्व का नियम भी है, तथा दूसरा नियम संवेग या आयोग का नियम है। ये बात आप ध्यान देंगे। चलिए 85 देखिए कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैगनी रंग का हो जाता है। ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ये इसका सही आंसर। खाद्य पदार्थ जो पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है इसी वजह से ऐसा हो जाता है। चलिए 96 देखिए, कह रहा कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है? तो आपसे जटिल अस्थायी ऊतक आपसे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जटिल अस्थायी ऊतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक यानी डी। नेक्स्ट 97 नंबर देखिए, कह रहा है उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि खाद जैव निम्नीकरण है, खाद में एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती तथा खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? आपसे भौतिक मात्रा कोई इकाई नहीं, देखिए घनत्व का होता है, दाब का होता है, ये सापेक्षिक घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ये एक अनुपात होता है। आइए 99 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का एक उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा, राइजोम का उदाहरण अदरक और हल्दी राइजोम के उदाहरण, यानी अदरक और हल्दी। तो इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। चलिए 100 नंबर देखिए, कह रहा किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल, शैवाल देखिए शैवाल वो होता है जो आपके थैलोफाइटा में आता है। शैवाल किस में आता है? थैलोफाइटा में। कई बार पूछा गया, ध्यान देंगे। थैलोफाइटा के साथ ये भी कहा जाता है कि ये वनस्पति जगत का जो है सबसे बड़ा समूह जो है वो थैलोफाइटा होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। तो जो बल की इकाई है वो आपका न्यूटन भी है और किग्रा भार भी है, यानी दोनों ये बल की इकाई है। तो आप इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, किग्रा भार और न्यूटन, ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दाब का, दाब का पास्कल होता है। अब किग्रा भार आपसे पूछ रहा है, किग्रा भार मतलब क्या होता है, तो 1 किग्रा भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन। अब इसी के साथ आप अगर कुछ ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे ऊर्जा पूछे चाहे उष्मा, दोनों की इकाई जूल होती है। ऊर्जा उष्मा की इकाई जूल होती है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए 102 देखिए, करा गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है। जो गन्ने की फसल है वो आपकी एक प्रकार की समझ लीजिए कि पेड़ी प्रकार की फसल होती है, पेड़ी प्रकार की फसल। आइए नेक्स्ट देखिए 103, करा कौन सबसे अधिकतम तन्य धातु। देखिए तन्य धातु का है, अधिकतम आघात वर्धनी का है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, आप गोल्ड सोना को लगाएंगे। इसी वजह से सोने को आभूषण बनाया जाता है। ये इतना तन्य होता है कि इसमें कापर मिला के ही आभूषण बनता है, तो ये आप ध्यान देंगे। चलिए 104 देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जलहीली, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है। ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका अधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन होती है। आइए नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो गतिज ऊर्जाएं होती हैं वो आपको उसके द्रव्यमान और गति पर निर्भर करती है। आपसे मैंने कहा था कि जब भी गतिज ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि द्रव्यमान को दुगना करने पे गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो जब भी अब द्रव्यमान रिलेटेड होगा तो दुगना करेंगे तो वो भी दुगना रहेगा, चौगुना करेंगे वो भी चौगुना। लेकिन जब इसी में वेग कर दे कि गतिज ऊर्जा में वेग को दुगना करने पर क्या होगा, तो ये आपका उसका जस्ट डबल, जैसे 2 गुना वेग किया जाएगा तो वो 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना किया जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा, 4 गुना किया जाएगा तो 16 गुना हो जाएगा। तो जो गुना वाला है वो वेग पे ज़्यादा फॉलो करता है। आइए 106 देखिएगा, करा जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस कारण उत्पन्न होता है। फुट एंड माउथ जिसे लॉकजा रोग भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रोग है ये आपका होता है विषाणुओं के कारण, विषाणुओं के कारण ये रोग होता है। और कुछ रोगों की बात करें, जैसे इनमें जैसे आपसे देखिए एथलीट फ्रूट आप सुने होंगे, ये कवक से होता है एथलीट फ्रूट। एथलीट फ्रूट रोग जो है वो आपका कवक से होता है। चलिए नहीं देखिए कि यदि कोई कुर्ता कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ क्या होगा, कि वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देगा। जी बिल्कुल, इसीलिए सफ़ेद को जो है सबसे अच्छा माना जाता है। आगे देखिएगा, अगर इसमें कुछ बात अगर आपको नोट करनी हो तो ध्यान दीजिएगा, जो कोई काला दिखता, कोई वस्तु जो काला होता है वो अवशोषण सबसे ज़्यादा करता है। तथा अंधेरे अगर कमरा, मान लीजिए कमरा जो है बिल्कुल अंधेरा है तो वहाँ पे सफ़ेद वस्तु की तुलना में काला वस्तु ज़्यादा चमकती है, तो ये भी आप ध्यान देंगे। तथा लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं, कई बार पूछा गया, लाल, हरा, नीला, कन्फ्यूज मत होइएगा, लाल, हरा, नीला। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा एक पौषडी कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। पौषडी कैल्शियम आपसे पूछ रहा है, तो ये मलाई उतारा हुआ जो दूध होता है ना, वो पौषडी कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है। और देखिए हींग किससे प्राप्त होती थी, हींग हम लोग जड़ों से प्राप्त करते हैं। हींग के जो उत्पादन वो जड़ों से होती है। अब बात करें कौन सा जड़, तो एक फेरुला करके होता है, फेरुला, ये कई प्रजातियों के जड़ के सूखे लेटेक्स के रूप में हम लोग प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। तो जो रक्त का प्रवाह है जो तेजी से होता है आपसे पूछ रहा है, तो रक्त का प्रवाह तेजी से महाधमनी में होता है। अब देखिए इसमें मैंने आपसे कहा कन्फ्यूजन आपको होता है, तो मैंने कहा था धमनी, एक पूछता है धमनी और एक पूछता है सिरा। तो ध्यान दीजिए, तो कहता है कि रक्त कहाँ से कहाँ धमनी में जाता है, सिरा में कहाँ से कहाँ। देखिए धक धक कौन करता है, धक धक हमारा हृदय करता है। तो धक धक से आप धमनी याद रखेंगे और धमनी से आप हृदय याद रखेंगे, यानी हृदय से जो है शरीर में, हृदय से शरीर में ब्लड जाता है और हृदय क्या करता है, शरीर को शुद्ध करता है, मतलब ब्लड को शुद्ध करता है। यानी शुद्ध रक्त किस में बहता है, तो आपका धमनी में बहता है। अशुद्ध रक्त किस में बना है, तो वो आपका सिरा में बहता है। अब बात करें सिरा की, तो धक धक यानी हृदय से शरीर में और शरीर से हृदय में वो सिरा द्वारा जाता है। शरीर से शरीर और सिरा से हृदय में जो है रक्त आता है, तथा हृदय क्या करता है, उसको शुद्ध करके धमनी से जो है किस में भेजता है, शरीर में भेजता है। अपवाद आपको पता होगा, कैसे है कि पल्मोनरी, हाँ पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी, ये दोनों अपवाद है। यानी पल्मोनरी जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बह जाता है और पल्मोनरी जो सिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बह जाता है। इस वजह से ये जो क्या है अपवाद है। ये नेक्स्ट देखिए, कह रहा है संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है। ये जो संचरणीय रोग है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो मुख्य कारक होता है वो आपका घरेलू मक्खी होता है। तो इसका आंसर ये होगा घरेलू मक्खी, आप याद रखेंगे। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 112, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए पौधे उनके खाद्य भाग के युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अदरक को कह रहा है जड़ और आलू को कह रहा है मूल, ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, ये दोनों सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए 113 देखिए, कह रहा निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। निलंबन के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो आपका ऑप्शन 1 और 2 यानी ये दोनों सही है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 114 देखिए, कह रहा है चंद्रमा की परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा। तो आपसे होगा क्या पूछ रहा है, तो इसमें ये होगा कि जो चंद्रमा एक बृहद गुरुत्वीय बल का प्रयोग में लाएगा।
अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये आपसे पूछता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही क्या होता है, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी जो है एक सीध में आ जाती है, तो ज्वार उस दिन जो है उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। उच्च ज्वार कब उत्पन्न होता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में हो जाती है। तो ज्वार के बारे में कहा जाता है दिन में 2 बार अवश्य आता है। अगला है कि स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है। जो स्पाइरोगाइरा है वो आपका थैलोफाइटा संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विंडो क्लीनर में निम्न में से कौन सा क्षार पाया जाता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग विंडो क्लीनर में करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए 118 के मेवा, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत है। ये जो मेवा होता है वो आपका वसा का अच्छा स्रोत है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पूछता का एनर्जी, जो वसा से हमसे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए 118 कि पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः बनी होती है। एक ऊपरी क्रोड, जिसे जो आपसे सबसे अंदर वाला भाग होता है, जो क्रोड होता है वो आपका निफे। मैं आपसे सुना होगा कि सियाल, सीमा, निफे। निफे यानी निकिल और फेरस, तो ये निकिल और लोहा ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो प्रोटीन को पचाता है कौन, पचाता है आप बताइए। प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन। पेप्सिन किसी ऑप्शन में नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है। प्रोटीन को पेप्सिन पचाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 120, किसी वस्तु का गति क्या कहलाता है। यदि वस्तु का वेग नियत होगा, वेग नियत करके अगर गति लगाएंगे तो वो एक समान गति होगी, क्योंकि उसका वेग नियत है, यानी एक समान गति हो जाएगा। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन समाप्त हों। तथा आप ध्यान दीजिएगा, आप एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करिए। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ह्यूमन एरर की वजह से गलती हो जाती है, तो हम उसको कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया करेंगे। इसी के साथ ये समाप्त होता है। तथा ध्यान दीजिए, कल आपको करंट अफेयर वाला वो मिल जाएगा, जिसको आप जो है ज़रूर उस पर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें वही बात की है जो इम्पॉर्टेंट है, तो आपका कम समय में बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी बनाए रखिए। बाकी 2 बचे हुए प्रैक्टिस सेट भी हम जल्द देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।